गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कार्बनिक यौगिक के आयुपीसी नामकरण के क्रम में आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न में 4 टॉपिक्स हैं। एस्टर है, एसिड एमाइड है, एसिड हैलाइड है, एसिड एनहाइड्राइड है, जिसमें से हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में एस्टर पढ़ लिया था। 3 और बचे हैं, उसी का हमें आयुपीसी नामकरण करना है। ठीक है, अब देखें, इसके पहले मैंने जो बताया था कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का आयुपीसी कैसे करते हैं। तो अगर वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसमें क्रियात्मक समूह के रूप में COOH समूह उपस्थित होता है, तो उसका आयुपीसी बनाने के लिए एल्केन से E को हटाते हैं और सफिक्स ओइक एसिड को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमारा क्लास क्या होगा, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो RCOOH है, RCOOH, ये RCOOH के जो डेरिवेटिव है, तो कौन कौन से डेरिवेटिव हैं, इनके जो डेरिवेटिव हैं वो 4 टाइप के हैं डेरिवेटिव। कौन कौन? एक तो RCOOR, दूसरा है RCONH2, तीसरा है RCOX, एक लास्ट है RCO का होल ट्वाइस। ये 4 डेरिवेटिव हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, ये होता है एस्टर। क्या है? एस्टर है। ये एसिड एमाइड है, एसिड एमाइड, ये एसिड हैलाइड, ये एसिड एनहाइड्राइड, ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने एस्टर आपको बता दिया है। आज हम आपको पढ़ाते हैं कैसे एसिड एमाइड, एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड का आयुपीसी कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या, एसिड एमाइड। ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल। तो एसिड एमाइड का डिस्कस करते हैं, जिसको एसिड प्रेजेंट करते हैं RCONH2 से इसको हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करें कि एसिड एमाइड है क्या। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के COOH समूह से OH समूह को यानी OH को NH2 समूह द्वारा विस्थापित करने पर जो संरचना सूत्र का यौगिक प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, एसिड एमाइड कहते हैं। यानी अगर हमारे पास क्या है, RCOOH है, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसके OH को NH2 समूह द्वारा हमने क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। जब विस्थापित कर देंगे क्या मिलेगा, RCONH2, ये मिलता है। तो यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है क्या, एसिड एमाइड। क्या कहलाएगा, एसिड एमाइड कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, यानी RCONH2 संरचना सूत्र के जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं वो क्या कहलाएंगे, वो एसिड एमाइड कहलाएंगे। और एक्चुअल में जो एसिड एमाइड है ये इस मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न है। क्यों व्युत्पन्न है, क्योंकि यह यौगिक इस मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल से उत्पन्न हुआ है। और कैसे उत्पन्न हुआ है, इस मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के COOH समूह के OH को NH2 समूह के द्वारा विस्थापित करने पर जो यौगिक प्राप्त हुआ वह यौगिक क्या कहलाएगा, वह यौगिक एसिड एमाइड कहलाते हैं। ठीक है, अब ये तो एसिड एमाइड का डिस्कस हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसका आयुपीसी कैसे करना है। ठीक है, आयुपीसी नाम का करना है। एसिड एमाइड का आयुपीसी नाम को हम 2 प्रकार से करते हैं। ठीक है, 2 प्रकार से करते हैं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। RCONH2
और ये भी क्या RCONH2, ये RCONH2 और ये क्या, ये भी RCONH2। ध्यान दें रूल फर्स्ट और रूल सेकंड, ठीक है। रूल फर्स्ट में क्या है, जब भी हम ऐसे कंपाउंड का IUPAC नामकरण करते हैं, ठीक है, तो नामकरण करते समय इस CONH2 समूह में जो कार्बन है, अगर हम इस कार्बन को भी गिनती में ले लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं, इसका मतलब ये, क्योंकि हमें पता है जब भी हम किसी भी कंपाउंड का IUPAC नामकरण करते हैं तो सबसे पहले हम एक पैरेंट चेन को बनाते हैं, उस पैरेंट चेन में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन हो। तो पैरेंट चेन बनाने के लिए यदि हम इस कार्बन को भी काउंटिंग में ले लेते हैं, ठीक है, तो उस समय घटना क्या होगी, जब हम CONH2 के कार्बन को गिनती में ले लेंगे, उस समय क्या होगा, उस समय वेरी सिंपल एल्केन से हम E हटाते हैं और क्या जोड़ते हैं, एमाइड, क्या हो जाएगा, एमाइड, ठीक है। टोटल क्या हो जाएगा, एल्केनामाइड, क्या हो जाएगा, एल्केनामाइड। ये आपका फार्मूला बन गया। ये फार्मूला यूज कब करेंगे हम, जब हम इसके कार्बन को गिनती में ले लेते हैं, ठीक है। जब हम इसके कारण RCONH2 के कार्बन को गिनती में ले लेंगे तो उस समय हम एल्केन से E को हटाएंगे और उसमें एमाइड जोड़ देंगे और क्या हो जाएगा, एल्केनामाइड। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये क्या है, CONH2, ठीक है, ये क्या फार्मेमाइड है, ठीक है। यहाँ पे तो कितने कार्बन, एक कार्बन है, एक कार्बन का एल्केन क्या होता है, मेथिल, सबने क्या कर दिया, E हटा दिया और क्या ऐड कर दिया, एमाइड, क्या हो जाएगा ये, मेथेनामाइड, क्लियर। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास मान लीजिए एग्जांपल के रूप में CH3CONH2 है, ठीक है। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो मैंने बता दी, आप इसको नंबरिंग कर लेते हैं, यानी ये इस कार्बन को भी नंबरिंग में ले लेते हैं, 1 और 2, कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन एल्केन क्या होगा, एथेन, हमने एथेन लिख लिया, एथेन से E हटा देंगे और क्या ऐड करना है, एमाइड ऐड कर दिया और क्या हो जाएगा, एथेनामाइड, क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से और CH3CH2CONH2, ठीक है। CONH2 समूह है, CONH2 समूह के भी कार्बन को गिनती में लेते हैं, यानी 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, कितने कार्बन, 1 2 3 और 3 कार्बन का एल्केन क्या, प्रोपेन और प्रोपेन से क्या करना है, E को हटा देना है और क्या कर देना है, एमाइड, तो क्या हो गया, प्रोपेनामाइड। देखो इसका उपयोग कब करेंगे, इस फार्मूले का उपयोग कब करेंगे, जब हम RCONH2 के कार्बन को भी गिनती में ले लेते हैं, तब उस समय हम एल्केन से E को हटाएंगे और एमाइड को ऐड कर देते हैं। ये बात समझ में आ रही है ना। चलिए अब इनकी बात करते हैं, वही चीज है लेकिन इस कंडीशन में क्या है, जब CONH2 समूह के कार्बन को गिनती में नहीं लेते हैं, दोनों सही होगा, या तो आप इसको ऐसे बनाएं या तो फिर आप इसको ऐसे बनाएं, ठीक है। ध्यान देना आप यहाँ पे केस क्या है, जब CONH2 के कार्बन को गिनती में रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इसमें क्या होगा, जब कार्बन को गिनती में नहीं रखते हैं, जब कार्बन को गिनती में नहीं रखेंगे तो इस समूह का डायरेक्ट नाम लिख दिया जाता है, इसका नाम क्या होगा, CONH2
NH2। CONH2 का जो नाम होगा वो होगा कार्बेनामाइड, यानी कार्बन एमाइड। सीधे सीधे हम इसका नाम ही लिख देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से IUPAC हो जाएगा। अब देखिए कैसे करना है, यानी इस सिचुएशन में क्या करेंगे, एल्केन से E नहीं हटाएंगे, ना ही एमाइड लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कार्बन को गिनती में नहीं रखा है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है CH3CONH, ठीक है। तो इस समूह में यानी CONH2 के कार्बन को गिनती में लिए हैं, तो यहाँ पे एक ही कार्बन हो जाएगा। तो जब एक कार्बन होगा तो मेथेन पूरा मेथेन लिख लेंगे, ई नहीं हटाना है, मेथेन। इसका नाम क्या है CONH2 का, कार्बन एमाइड मेथेन कार्बन एमाइड, मेथेन कार्बन एमाइड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए बात करते हैं और एग्जाम्पल, CH3 CH2 CO NH2। इसके कार्बन की गिनती में लेना है, तो कार्बन की गिनती यहाँ से होगी 1 2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 कार्बन है, एथेन कार्बन एमाइड, ये एक में ही रहेगा, कार्बन एमाइड एक में ही रहेंगे। अगला एग्जांपल मानते हैं CH3 CH2 CO NH2, ठीक है। कितने कार्बन, तो इसको हम गिनती नहीं ले रहे हैं, इसको हम गिनती नहीं ले रहे हैं, इसका एक साथ नाम कार्बन एमाइड लिख देते हैं। यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, 1 2 3, 3 कार्बन हो गए। तो 3 कार्बन क्या होगा, प्रोपेन। ये कार्बन एमाइड किस कार्बन पर है, कार्बन नंबर फर्स्ट पे है, इसलिए लिख सकते प्रोपेन 1 कार्बन एमाइड। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम एसिड एमाइड का IUPAC नामकरण करते हैं। 2 तरीका है, जब CONH2 के कार्बन को गिनती में लेते हैं तो वहाँ पे हम एल्केन से E हटाएंगे और एमाइड ऐड कर देते हैं। लेकिन दूसरे रूल्स में अगर CONH2 के कार्बन को हम काउंटिंग में नहीं रखते हैं, गिनती में रखते हैं, तो वहाँ पे इस स्थिति में CONH2 का जो नाम होता है कार्बन एमाइड, उसको कार्बन एमाइड लिख करके यानी संगत एल्केन के नाम के साथ उसका कार्बन एमाइड हम लिख देते हैं, और इस तरह से पूरा हो जाता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको अगला बताता हूँ क्या, एसिड हैलाइड। तो जैसे यहाँ पे है वैसे एसिड हैलाइड में होगा। चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं इसमें का क्या, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं RCOX यानी एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड यानी तो ये RCOX है क्या, ये एसिड हैलाइड है क्या? तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के COOH समूह से OH समूह को किसी हैलोजेनस परमाणु द्वारा विस्थापित किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिड हैलाइड कहते हैं। जैसे हमारे पास क्या है RCOOH, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। इस मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के OH समूह के OH समूह को हम किससे विस्थापित करते हैं, किसी हैलोजेन से विस्थापित करते हैं, तो जो संरचना सूत्र का यौगिक प्राप्त होगा वो क्या है RCOX। RCOX तो RCOX संरचना सूत्र के यौगिक एसिड हैलाइड या एसिल हैलाइड, एसिड हैलाइड कहें या इसे कहते हैं क्या एसिल हैलाइड। क्यों एसिल? क्योंकि RCO जो समूह होता है वो क्या होता है, एसिल समूह के अंतर्गत ही आता है। ओके, चलिए हम अब इसकी IUPAC की बात करें कि RCOX का IUPAC कैसे करेंगे। RCOX
का IUPAC। ठीक है। अब देखिए RCOX का IUPAC नामकरण करने के लिए जहाँ पे X क्या है, X हेल्वेस एलिमेंट होते हैं, इनके स्थान पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन भी हो सकता है। ठीक है। तो RCOX का IUPAC करने के लिए एल्केन से जाकर के इसका फार्मूला क्या बनेगा, एल्केन से E हटाएंगे और क्या OYL सफिक्स का ऑयल हैलाइड जोड़ देते हैं, वो क्या बन जाएगा, टोटल बन जाएगा एल्केनोइल हैलाइड। एल्केनोइल टी हट गया, OYL ऐड हो गया और साथ में क्या, साथ में हैलाइड। तो इस प्रकार से RCOX का जो IUPAC नामकरण होता है ये इस फार्मूले पे डिपेंड करता है कि एल्केन से E हटाना है और सफिक्स क्या ऐड करना है, ऑयल हैलाइड ऐड करना है, तो टोटल क्या हो जाएगा, एल्केनोइल हैलाइड। तो इसी पे हम आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, CH3COCl। ठीक है, ये एस्टिल क्लोराइड है, इसका जनरल नेम एस्टिल क्लोराइड है। हमें इसका IUPAC करना है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 दो कार्बन है, दो कार्बन का एल्केन क्या होगा, दो कार्बन का एल्केन होगा एथेन। एथेन से E हट जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, OYL ऑयल प्लस क्या ऑयल, ये है क्या क्लोरीन, तो क्लोरीन ले क्या क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एथनोइल क्लोराइड, एथनोइल क्लोराइड। इसी प्रकार से चलिए मानते हैं और एग्जांपल ले लें, CH3 CH2 COCl ले लेते हैं। इसमें कुल कितने कार्बन हो जाएंगे, इनके कार्बन को नंबरिंग मिलेंगे आपका 1 2 3, 3 कार्बन हो गया। और 3 कार्बन का एल्केन क्या होता है, प्रोपेन माइनस E और प्लस क्या ऑयल क्लोराइड, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, हो जाएगा ये प्रोपेनोइल, प्रोपेनोइल क्लोराइड। ठीक है। चलिए अब हम इसको एक एग्जांपल ऐसे मान लेते हैं, ये CH3 है, ये CH3, ये क्या, ये CH3 और चलो उसको ऐसे नहीं, 4 का मान लेते हैं, CH3 CH2 तो यहाँ पे एक CH3 यहाँ कर देते हैं, CH3 और ये क्या COCl, इसका क्या नाम होगा, तो इनके कार्बन को नंबर मिल गए आप 1 2 3, 3 कार्बन हो गए। जब 3 कार्बन हो गया तो ये मेथिल किस पे है, कार्बन नंबर 2 पे है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 2 मेथिल, क्योंकि साइड चेन में है 2 मेथिल, कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 3 कार्बन क्या होगा, प्रोपेन से E हट गया और क्या ऐड करना है, OYL ऑयल सफिक्स ऑयल, क्लोरीन के लिए क्या क्लोराइड। ठीक है। अगर यहाँ पे ब्रोमीन होता तो ब्रोमाइड लिखते, यहाँ पे अगर फ्लोरीन होता तो फ्लोराइड लिखते, आयोडीन होता तो क्या लिखते, आयोडाइड लिखते। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम एसिड हैलाइड का IUPAC नामकरण करते हैं। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधे एल्केन से आपको E हटा देना है और क्या जोड़ देना है, जोड़ना क्या ऑयल हैलाइड। ठीक है। चलिए आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको ले चलता हूँ डेरिवेटिव के लास्ट टॉपिक क्या है, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक क्या है इसका, लास्ट टॉपिक है एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड है क्या, हम पढ़ेंगे एसिड
एसिड एनहाइड, एसिड एनहाइड, ठीक है, यानी RCO का होल ट्वाइस एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड भी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या है, व्युत्पन्न है। तो एक्चुअल में एसिड एनहाइड्राइड है क्या, तुम डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे भी RCO का होल ट्वाइस O संरचना सूत्र के यौगिक को हम एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं, ठीक है। या हम इसको क्या कह लें कि जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के दो अणु में से एक अणु जल निकल जाता है, तो जल निकल जाने के बाद जो संरचना सूत्र का यौगिक प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। तो इस एसिड एनहाइड्राइड को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि RCO सिंगल बॉन्ड O और ये क्या R सिंगल बॉन्ड O, यानी RCO क्या होल ट्वाइस O, ऐसे लिख सकते हैं। तो किस प्रकार से मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के दो अणु में से एक अणु वाटर निकलता है, यानी एक अणु वाले यहाँ पे है RCOOH, एक अणु ये है मान लीजिए RCOOH, ठीक है। तो इनका दो मॉलिक्यूल हो गया, इनके दो मॉलिक्यूल, इसका OH यहाँ से H क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। जो वाटर निकल जाएगा यहाँ से तो क्या बचेगा RCO और ये RCO, यानी RCO, एक RCO क्या है, RCO नीचे है, बीच का जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन के साथ इस प्रकार से जुड़ा होता है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं RCO का होल ट्वाइस RCO का होल ट्वाइस को। तो यही संरचना सूत्र के यौगिक क्या कहलाते हैं, एसिड एनहाइड्राइड कहलाते हैं, ठीक है। तो हमें डिस्कस क्या करना है, हमें डिस्कस करना है कि एसिड एनहाइड्राइड का आईयूपीएसी कैसे करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे RCO का होल ट्वाइस को का आईयूपीएसी नामकरण, आईयूपीएसी नामकरण कैसे करेंगे। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो जितने भी कार्बन है, जितने कार्बन का एल्केन बनता है, यानी एल्केनोइक एसिड से एसिड को हमें हटा देना है और क्या ऐड कर देना, एनहाइड्राइड लिख देना है। यानी सीधी बात एल्केनोइक एसिड जो होता है, इस एल्केनोइक एसिड से हमें क्या निकाल देना है, एसिड शब्द को निकाल देना है और क्या ऐड करना होता है, एनहाइड्राइड ऐड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एल्केनोइक एसिड हट गया, इस एसिड के स्थान पे क्या आ गया, एनहाइड्राइड। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, इसको समझाने के लिए हमें एग्जाम्पल का सहायता लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं CH3CO का क्या होल ट्वाइस, CH3CO का होल ट्वाइस हो। ये होल ट्वाइस किसके लिए है, जैसे मैंने बताया कि जो मोनोकार्बोनिक एसिड है उनके दो मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 और 2, ऐसा है कि 4 कार्बन जोड़ेंगे आप, जैसे 1 2 3 4 ऐसे नहीं जोड़ना है क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल्स के हैं, ठीक है। ये एक ही मॉलिक्यूल्स के जो कार्बन है, इसमें जो कार्बन की जो संख्या है वो कितनी, 1 और 2, 2 कार्बन है। 2 कार्बन होने के लिए क्या होगा, एथेनोइक एसिड, क्या नाम होगा, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड से वेरी सिंपल, आप यहाँ से एसिड को रिमूव कर देंगे और क्या करेंगे, एनहाइड्राइड, क्या ऐड करना है, एनहाइड्राइड। जब ऐड कर देंगे इनका जो कंप्लीट नाम होगा वो क्या होगा, एथेनोइक एनहाइड्राइड। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल का। तो CH3CH2CO का होल ट्वाइस O,
यहाँ पे कुल कितने कार्बन है? एक्चुअली ये है क्या, ये होते हैं क्या एसिड एनहाइड्राइड हैं। तो इनमें कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है और 3 कार्बन लिख क्या होगा फिर वही प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड एनहाइड्राइड होने के कारण इसमें से हम एसिड को क्या कर देंगे, एसिड यहाँ से हटा देंगे और क्या ऐड कर देंगे, एन हाइड्राइड ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा कि जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव हैं हमें किस प्रकार से करना होता है, इससे IUPAC नाम करो। ओके, चलिए एक छोटा सा डिस्कस और कर लेते हैं एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड के बारे में। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम देख सकते हैं आपको एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड। चलिए डिस्कस करते हैं क्या RCl एंड RNC। RCl और क्या RNC, जो RCl होते हैं ये क्या कहलाएंगे, एल्किल साइनाइड। क्या कहलाएंगे, एल्किल साइनाइड। और ये RNC जो है ये क्या कहलाएगा, ये एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या कहलाएंगे, एल्किल साइनाइड। और ये क्या कहलाएगा, एल्किल आइसोसाइनाइड कहलाएंगे। अब एक्चुअल में जो RCl है, ये RCl जो कंपाउंड है, ये RCl है क्या, RCl एल्किल साइनाइड है। तो इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं जब किसी एल्किल ग्रुप के साथ में CN समूह यानी साइनो समूह अटैच होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्किल साइनाइड कहते हैं। ओके, R क्या है यहाँ पे, R एक एल्किल समूह है। मैंने बताया आपको कि जब किसी एल्किल समूह के साथ जब किसी एल्किल समूह के साथ CN समूह जुड़ा होता है तो उसे हम एल्किल साइनाइड कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो RNC है, क्या है RNC, ठीक है। यहाँ पे एल्किल साइनाइड में Cl का एल्किल के साथ कौन जुड़ा हुआ है, जब कार्बन जुड़ा होगा, एल्किल के साथ CN समूह का जब कार्बन जुड़ा होगा एल्किल साइनाइड। और यहीं पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे RNC में एल्किल ग्रुप के साथ में कौन जुड़ा है, नाइट्रोजन अटैच है। इसे इसका नाम क्या देंगे, आइसोसाइनाइड। यानी कि इसका यहाँ पे क्रम बदल गया है, उल्टा हो गया है, और उल्टा हो जाने के कारण इसे कहते हैं क्या, एल्किल आइसोसाइनाइड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कि जब किसी एल्किल समूह में CN समूह अटैच होता है, ठीक है, जब साइनो समूह एल्किल ग्रुप के साथ अटैच होते हैं तो उसे हम एल्किल साइनाइड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसके 2 तरीके होते हैं IUPAC नामकरण करने के लिए। ठीक है, इनके 2 तरीके होते हैं। अगर जब हम IUPAC करने जाते हैं, ठीक है, चलो हम यहाँ पे इसको बता देते हैं। 2 तरीके IUPAC के 2 तरीके हैं यहाँ पे। IUPAC ठीक है, IUPAC के यहाँ पे 2 तरीके हैं। तो सबसे पहले तरीका तो ये है कि जब हम CN समूह के कार्बन को नंबर में लेते हैं, ठीक है,
जब CN समूह के कार्बन को नंबर में ले लेंगे तो वहाँ पे क्या कहेंगे, वहाँ पे हम उसके कार्बन को काउंटिंग कर लेंगे। काउंटिंग करने के बाद कम उसका नाम के साथ एल्केन के साथ क्या जोड़ देंगे, नाइट्राइल। ठीक है, क्या जोड़ देंगे, नाइट्राइल। यानी जब कार्बन को गिनती होती है, ठीक है, जब कार्बन को पहला केस जब कार्बन को गिनती में जब कार्बन को गिनती में पहला केस जब कार्बन को गिनती में लेंगे तो क्या करना है, कुछ नहीं, वहां पे एक फार्मूले का यूज कर देना होता है। वो क्या, एल्केन में आपको सीधे सीधे नाइट्राइल ऐड करना है। क्या, नाइट्राइल और क्या हो जाएगा, एल्केन नाइट्राइल। क्या होगा, एल्केन नाइट्राइल। बस सीधी सीधी बात, ये हमारा फार्मूला है। जब कार्बन को गिनती में रखते हैं तो एल्केन यानी कि एल्केन के साथ हम नाइट्राइल को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब कैसे इसका नाम करना है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं। जैसे ये क्या है, CH3CN। एक्चुअली इसका नाम तो मेथिल साइनाइड है, लेकिन इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, इसका आईयूपीएसी में 1 2 कितने कार्बन है, 2 कार्बन। CN समूह के कार्बन को हमने गिनती में ले लिया है। जब कार्बन गिनती में हो गया है तो कितने कार्बन होगा टोटल, 2 कार्बन। तो इसमें क्या होगा, एल्केन क्या होगा, एथेन में क्या करना है, नाइट्राइल सीधे, क्या, नाइट्राइल, और क्या हो जाएगा, एथेन नाइट्राइल। क्या, एथेन नाइट्राइल। ओके स्टूडेंट्स, अगला एग्जांपल लेते हैं। मानते हैं क्या, CH3 CH2 CH। अब यहाँ पे CN समूह के कार्बन के साथ गिनती में ले चलते हैं तो कितने कार्बन आएंगे, 1 2 3 3 कार्बन, और 3 कार्बन एल्केन क्या होगा, प्रोपेन। प्रोपेन में क्या करना है, सीधे नाइट्राइल, और क्या हो जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है स्टूडेंट, तो जब भी हम CN समूह के कार्बन को गिनती में ले लेंगे तो क्या बोलेंगे, नाइट्राइल का नाम देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे केस में जब कार्बन किसके, CN समूह के कार्बन, CN समूह के कार्बन को गिनती में नहीं रखते, जब CN समूह के कार्बन को गिनती में रखते हैं तो वहाँ पे नाइट्राइल शब्द का प्रयोग नहीं होना है। तो इनका जो नाम है साइनो का, ठीक है, वही साइनो का ही नाम हम डायरेक्ट दे देते हैं। इनका जो नाम है, क्या, CN समूह का जो नाम है, क्या नाम होगा, साइनो का हम नाम दे देते हैं। और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका आईयूपीएसी कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ पे एल्केन के साथ नाइट्राइल नहीं। जैसे मान लीजिए का एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH2 CH। ये हमारे पास कंपाउंड है, हमें इसके कार्बन को गिनती में लेना है। कितने कार्बन लेंगे, 1 2 3। कितने कार्बन, 3 कार्बन हो गया। और 3 कार्बन ये CN समूह किस कार्बन पर अटैच है, कार्बन फर्स्ट पर अटैच है, तो लिखेंगे 1 साइनो। कितने कार्बन है, 3, तो 3 कार्बन एल्केन क्या होगा, ओके, 1 साइनो प्रोपेन। अभी हमारे पास एग्जांपल क्या हो, जैसे मान लीजिए CH2 और फिर क्या CH, ये क्या है, यहाँ लेते हैं
एक CN यहाँ लेते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल यहाँ पे ये है, ठीक है। अगर हम ये देखते हैं कि अगर हम इसके कार्बन को गिनती में ले लेते हैं, ठीक है, कार्बन को गिनती में ले लें, जैसे मान लीजिए इसके दो तरीके हो जाएंगे, दो तरह से इसके नाम बनाए जा सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हम कार्बन को गिनती में ले रहे हैं, इनके कार्बन को गिनती में ले रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5। अगर हम ऐसे करते हैं तो साइड चेन यानी सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप में CN समूह कार्बन नंबर 3 पे है, तो इसका नाम के पहले हम इसका नाम लिख लेंगे। तो 3 पे है तो 3 साइनो, 3 साइनो हो गया। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। पेंटेन 1,5 डाई नाइट्राइल, 1,5 डाई नाइट्राइल की बात कर सकते हैं, ठीक है। ओके, 1,5 डाई नाइट्राइल की बात कर लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी चीज को हम अगर ऐसे कर देते हैं NCS2CH CN और ये क्या CN, हम इसके कार्बन को गिनती में नहीं लेते हैं, तो 1 2 3, ठीक है। 1 2 3, 1 पे CN है, 2 पे CN है, 3 पे CN है, तो कह सकते हैं कि इसका जो नाम होगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल कह सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 ट्राई साइनो, 1 2 3 ट्राई साइनो, कितने कार्बन? 3 कार्बन क्या होगा? प्रोपेन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हमारा RCN समूह जो एल्किल साइनाइड है इसका भी IUPAC ये क्लियर हो जाता है। ओके, तो हमारा एक टॉपिक और इसलिए बचता है RNC। तो RNC के लिए स्टूडेंट्स हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और RNC के साथ साथ अभी तमाम और हैं, RNS2 है और RNO2 है और RX है, यानी एल्किल हैलाइड है, नाइट्रो एल्केन है, ठीक है, और फिर एल्किल एमीन है। तमाम ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि ये पूरा का पूरा ये समाप्त हो जाए। तब तक आप इस चीज़ को आप नोट करें, फिर कॉपी बनाएं और सही से पढ़ें। ओके, ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं आप लोगों से। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।